देखिए, एरर इन रीडिंग। भाई आपके पास अगर सपोज करिए कि ये एक सर्किट गिवन था, इसमें ये रेजिस्टेंस था, सर्किट तो एग्जैक्टली कितना ही बड़ा हो सकता है। मैंने तो अभी यहाँ पर एक बेसिक सा केस लिया हुआ है कि लेट ये बैटरी थी, ऐसे आपने कनेक्ट कर रखा था, ई वोल्ट की ईएमएफ की बैटरी थी। करंट अभी इनिशियल केस में जो आ रहा था उसको मैंने आई माना हुआ है, आई। तो आपको पता है कि आई की वैल्यू ओरिजिनली ई बाई आर थी। लेट अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको आई को मेजर करना है, ये तो हमें पता है मैथमेटिकली कि भाई ई वोल्ट की बैटरी है, आर रेजिस्टेंस है, तो ई बाई आर रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब अगर आपको मेजर करना होता तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर मेजर करने के लिए इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में एक अमीटर को कनेक्ट करते हैं ऐसे। बताइए, आप ऐसा करते हैं? अब जब आप इस तरह से अमीटर को कनेक्ट करते हैं तो अमीटर के पास भी कुछ रेजिस्टेंस है जिसको मैंने आर ए बोल दिया है। आपने जैसे ही इस अमीटर को कनेक्ट कर दिया तो अल्टीमेटली ये अमीटर अपने से पास होने वाली करंट को मेजर करेगा, बट इसको ऐड करते ही इस सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट का वो चेंज हो गया। इन जनरल केस आप क्या बोलेंगे, टोटल रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, सो दैट कि टोटल करंट जो आ रही है वो चेंज हो गई है, आई डैश हो गई है। आई डैश को कैसे लिखेंगे, ई अपॉन आर प्लस आर ए। बोलिए ठीक है यहाँ तक पॉइंट? यस ठीक है बेटा, ऐसा होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जब आपने रीडिंग देखी एक्चुअल ई बाई आर होनी चाहिए, अभी क्या हो है, ई अपॉन आर प्लस आर है, मतलब रीडिंग कुछ डिफरेंट आई है। तो आप बोलेंगे कि एरर है रीडिंग में, है ना। एंड अगर परसेंटेज एरर इन रीडिंग लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए ये कम है पहले से, आई डैश की वैल्यू क्या है, पहले से कम हो गई है, जो एक्चुअल होनी चाहिए उससे कम है रीडिंग। तो मैं यहाँ पर एरर इन रीडिंग ऐसे लिख रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, ये होगी परसेंटेज एरर। बोलिए ठीक है क्या? इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई माइनस आई डैश का मतलब है दिस इज 1 माइनस आई डैश अपॉन आई इनटू 100। बताइए, लिख सकते हैं ऐसे? ओके। इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस आई डैश अपॉन आई, आई डैश और आई की वैल्यूज रख दीजिए, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ये आर अपॉन आर प्लस आर ए लिखा होगा, अरे इंटू 100 यहाँ पर चल रहा है, इंटू 100 ये लिखा होगा। बताइए, तो परसेंटेज एरर के हमें ये यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन मिल रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर जनरल केस में देखें तो जो अमीटर आपने लिया है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, सो दैट आपको एग्जैक्टली 100% ट्रू 100% करेक्ट रीडिंग नहीं मिलने वाली। बट अगर हम कोई ऐसा आइडियल केस कंसीडर करें कि फॉर आइडियल अमीटर, मैंने मान लिया कि लेट एक आइडियल अमीटर है, तो आइडियल अमीटर बेसिकली वो होना चाहिए जो एग्जैक्टली 100% करेक्ट रीडिंग दे दे। बताइए, बोलो बेटा। यस 100% करंट रीडिंग देने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर ये टर्म 1 बन जाए, तभी तो आप यहाँ पर इसको बोलेंगे कि परसेंटेज एरर 0 हो गई, जीरो हो गई। यस है सर। ना। एंड ऐसा Yes, कब होगा, जब आप इस टर्म को 1 बना रहे हैं, और ये 1 कब बन रहा है, जब डिनोमिनेटर आर के इक्वल होगा। डिनोमिनेटर आर के इक्वल कब होगा, जब जब आर ए आर जब आर जीरो होगा। 0 हो जाए। तो आप जितना स्मॉल रेजिस्टेंस एज्यूम करेंगे अमीटर का, उतनी ही ट्रू रीडिंग आपको मिलने वाली है, उतनी ही ज्यादा आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलने वाली है। एंड एग्जैक्टली 0 ले लिया तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर करेक्ट रीडिंग मिलने वाली है। तो आइडियल अमीटर जो है गिव्स, ये ब्लू कलर दिख रहा है, यस सर। होगा ना, यस सर गिव्स ट्रू रीडिंग। ट्रू रीडिंग का मतलब है एक्यूरेट, गिव्स 100% एक्यूरेट रीडिंग। एंड बाकी जितने भी जनरल केस होंगे, नॉन आइडियल मीटर आप लेंगे तो उसमें आपको 100% एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी। ओके, तो इतना पॉइंट थे। मैंने लास्ट क्लास में शायद आपको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड भी बताया था, हाफ Yes. डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
In a circuit of for finding the resistance of galvanometer by half deflection method, a 6-volt battery and a high resistance of 11 kilo ohm are used. The figure of merit of galvanometer is 60 microampere per division. In the absence of shunt resistance, the galvanometer produces a deflection of theta equal to 9 division when current flows in it. The value of shunt resistance that can cause the deflection of theta by 2 is. क्वेश्चन को पढ़िए फिर देखिए सॉल्व करते हैं. ओके स्टार्ट करें. देखिए क्या हो रहा है. आपसे बोला जाता है कि भाई हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू हमें एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था एंड हमने सर्किट जो लिया हुआ है उसमें 11 किलो ओम का ये एक रेजिस्टेंस था, हाई रेजिस्टेंस है. इसके साथ में हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया था, 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की थी इस तरह से. ओके एंड इस केस में जो करंट जा रही थी सर्किट के अंदर वही करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास हो रही थी. ओके उस करंट को मैंने आई एज्यूम कर लिया, तो आई इक्वल रहा होगा 6 डिवाइडेड बाय 11 किलो ओम प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने सिंपली ओम में लिया हुआ है, मैंने किलो ओम वाले टर्म को यहाँ पर ऐसे दिखा दिया है 11 into 10 to the power 3 plus G, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G. इतना ही करंट होगा ना अभी, बताइए. Yes, sir. Yes. Yes. अभी इस पॉइंट का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या लिखा है ये 60 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन का क्या मतलब हुआ कि अगर एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन होगा अगर इसमें तो 60 माइक्रो एम्पियर रीडिंग है. अभी इस केस में जब आपने कोई शंट रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट कर रखा है कितना डिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पर 9 डिवीजन के इक्विवेलेंट. तो टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, तो आप बोलेंगे एक डिवीजन में 60 माइक्रो एम्पियर करंट होती है इक्विवेलेंटली, तो 9 डिवीजन का मतलब जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज इक्वल टू 9 into 660 माइक्रो एम्पियर. क्या ये लाइन आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. यहां से आपको देखो जी की वैल्यू मिल रही है 9 into 60 into 10 to the power minus 6 minus 11 into 10 to the power 3. ये बनेगा है ना, ये एक्सप्रेशन आ रहा है जी का. यहाँ से आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल गया फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में हमसे बोला जाए द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस दैट कैन कॉज द डिफ्लेक्शन ऑफ थीटा बाय 2. अब आपको पता है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के अंदर हमने रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का किसी जनरल केस के अंदर रिलेशन ये वाला निकाला था, है ना. इस बार हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता चल चुका, हमें क्या चाहिए है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए. इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज आर जी माइनस एस जी इज इक्वल टू आर एस. यहाँ से आप एस को कॉमन कर सकते हैं, आर प्लस जी इज इक्वल टू आर जी. यहाँ से आपको एस की वैल्यू आर जी अपॉन आर प्लस जी मिल रही है. तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको लिखनी है, आर का मतलब है 11,000, जी का मतलब है जो आपने यहाँ पर इस पार्ट में निकाला हुआ है, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 11 into 10 to the power 3 प्लस जी. आप यहाँ से जी की वैल्यू लेंगे, इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी योर आंसर. बताइए ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके Yes, sir. Yes, sir. वोल्ट मीटर सुना होगा आपने. वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर बताइए भाई. और Potential difference finding. And scale. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर. क्या करता है वोल्ट मीटर बताइए, अभी कोई बोल रहा था क्या करता है, Potential difference measure करते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. कहाँ पे, कहाँ किसी का, दो एंड्स के बीच. दो पॉइंट्स के बीच में जहां पर हम इनको इसको कनेक्ट करेंगे. तो अल्टीमेटली वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट इट इज कनेक्टेड, है ना, ऐसे ही कुछ होता है. तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उनके बीच में वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं. अभी जो वोल्ट मीटर है ये भी गैल्वेनोमीटर से ही हम ऑब्टेन करते हैं. देखिए समझिए, आपको गैल्वेनोमीटर जो एक डिवाइस मिल रही है ये बहुत ही यूजफुल है. अगर आपसे मैं बोलूं कि ये एक
गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस आपको पता है, इसमें जाने वाली करंट आपको पता है, लेट मैंने आईजी ही ले ली अभी, यहाँ पर इसको आईजी ही बोल दिया। तो जब आप इसमें जाने वाली करंट को मेजर कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस आपको पता है, तो क्या आपको ये नहीं पता है कि इस गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पता है ना आपको? तो भाई ओम्स लॉ आप क्या लिखेंगे कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर वो तो आईजी इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आईजी इंटू जी होगा ना? करंट मेजर हो गई हमें, करंट अगर हमें पता चल गई तो हम वोल्टेज भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने एक डिवाइस बनाई हुई है, समझिए कैसी। यहाँ पर मैंने बोला आपसे कि हमने एक गैल्वेनोमीटर को लिया एंड उस गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में दिस टाइम, एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये एक हाई रेजिस्टेंस है। हमने क्या किया है, एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, हाई रेजिस्टेंस। एंड अब ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम बोल रहे हैं दिस इज वोल्ट मीटर। क्या है ये जो बॉक्स के अंदर मैंने दिखाया आपको पूरा पूरा पार्ट, यही वोल्ट मीटर है। इसको हम सिंबल से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा, इस तरह का सिंबल हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वोल्ट मीटर के लिए। क्लियर? वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं आर वी बोल रहा हूँ, आर इन सफिक्स वी फॉर वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो गया? देखिए टोटल रेजिस्टेंस उस बॉक्स के अंदर कितना है, आर प्लस जी, यही है ना टोटल रेजिस्टेंस वोल्ट इसके अंदर कितना, बॉक्स के अंदर आर प्लस जी है सिंपली। बताइए ठीक है? यस। अभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर measures potential difference between the points it is connected parallelly it is connected parallelly। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये एक सर्किट था हमारे पास, इस सर्किट में ये एक आर रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, दिस आर इज डिफरेंट, जो हमने सर्किट वोल्ट मीटर के अंदर यूज किया उसकी बात नहीं हो रही है, एक डिफरेंट सर्किट था, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस हमको दिख रहा था, इस रेजिस्टेंस में कुछ करंट भी जा रही थी। हमें क्या करना था, हमें मेजर करना था कि इस वोल्टेज के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें क्या मेजर करना है कि इस वोल्टेज के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बताइए। ठीक है बेटा? तो अब हमें अगर इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हमें बेसिकली इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था, यही तो मतलब हुआ है ना? तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सिंपली एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन से पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाए हुए हैं, ये देखिए इन दो पॉइंट्स के बीच में हमने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। ओके, अब जब आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे तो वोल्ट मीटर के पास भी कुछ रेजिस्टेंस है। ओके, अब प्रॉब्लम क्या आ गई वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने से कि यहाँ पे जो करंट आ रहा था उस करंट में से कुछ पार्ट तो इस तरफ चला जाएगा, बताइए ठीक है ना? वोल्ट मीटर में से, मतलब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने से अब करंट इस पॉइंट पे आकर के दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। क्या हुआ? करंट दो पार्ट में सिंपली स्प्लिट हो गया। इस तरफ कुछ करंट चला गया, आई डैश मान लेते हैं, इस तरफ कितना करंट जाएगा, आई माइनस आई डैश, होगा ना ऐसा? बोलिए। यस सर। 1 मिनट। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर वोल्ट मीटर क्या रीड करने वाला है, वोल्ट मीटर तो वो रीडिंग रीड करेगा जो इसके एंड के क्रॉस है, इसके एंड के क्रॉस मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करेगा वोल्ट मीटर।
एंड दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वल होगी आई डैश इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। बताइए ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक के लिए देखिए इसमें करंट कितनी जा रही है वोल्ट मीटर में, आई डैश, रेजिस्टेंस कितना है इसका आरवी, तो आई डैश इंटू आरवी इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। होगी भाई? यस सर। अच्छा आप अगर यहाँ से आने वाली करंट को बढ़ाते जाएंगे, समझिएगा पॉइंट, अगर आप यहाँ से आने वाली करंट को बढ़ाते जाएंगे तो इन दोनों ही ब्रांचेस में जो करंट जा रही है इसमें और इसमें, इन दोनों में जाने वाली करंट्स भी रिस्पेक्टिवली बढ़ती जाएंगी उसी रेशियो में, है ना। ये लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अभी हम आई डैश की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं, आई डैश की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं बताइए। समझ नहीं पा रहे मेरी बात, सोचिए भाई, आई डैश की मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं। अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सोचो बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आई को लगातार हम बढ़ा रहे हैं यहाँ से आने वाली करंट को, तो इन दोनों ब्रांचेस में जाने वाला करंट बढ़ रहा है। तो वोल्ट मीटर के क्रॉस वोल्ट मीटर वाली ब्रांच से मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, आईजी के इक्वल कितना जा सकता है, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, आईजी। आईजी। तो मैक्सिमम करंट जो जाएगा, गैल्वेनोमीटर इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्ट मीटर, सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस। तो जो करंट एंटर करेगा यहाँ पर वोल्ट मीटर में, इसका मतलब वो करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर से भी जा रहा है, यही मतलब है ना। तो मैक्सिमम कितना कितना करंट आप ले जा सकते हैं आईजी के इक्वल। यहाँ पर बोल सकते हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम के अंदर आप बोल सकते हैं कि मैक्सिमम करंट जो आप ले जा सकते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू वो आईजी है। तो अब यहाँ पर आपको एक कैप मिल गया कि रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कितनी होगी, आप मैक्सिमम कितना वोल्टेज मेजर कर सकते हैं बाई अ वोल्ट मीटर। तो आप बोलेंगे जब आईजी की वैल्यू बढ़ करके मैक्सिमम हो जाएगी, उस कंडीशन में आपको जो रीडिंग मिलेगी आईजी इंटू आरवी होगी। इसी एक्सप्रेशन के अंदर मैंने आई की मैक्सिमम वैल्यू ले ली है, बताइए ठीक है ना। यस तो सर। ये आपको एक पॉइंट दिख रहा है कि मैक्सिमम जो वोल्टेज आप मेजर करेंगे वो आईजी इंटू आरवी होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है समझिए। अब जब हम अमीटर की बात कर रहे थे तो वहां भी रीडिंग में कुछ एरर थी, तो हम एरर की बात करेंगे वोल्ट मीटर के लिए भी। एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, क्या हो रहा है कि लेट एक सर्किट हमको गिवन था, उस सर्किट के अंदर ये एक रेजिस्टेंस था, हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था। आई करंट यहाँ पर फ्लो होकर के आ रही थी, कितनी करंट, आई करंट फ्लो होकर के आ रही थी, ठीक है बेटा। तो अगर हमें इसको मेजर करना होता तो हम इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। सिंपली क्या करते हैं हम, सिंपली एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं एंड रीडिंग को मेजर करते हैं। अच्छा अगर हमें ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ, तो ट्रू रीडिंग क्या होनी चाहिए थी, तो ट्रू रीडिंग आप बोलते सिंपली आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए था बाय द ओम्स लॉ, वो इक्वल होता, देखिए यहाँ पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलना चाहिए था वो तो इक्वल होता आई इंटू आर के। बताइए ट्रू रीडिंग तो यही होनी चाहिए, बट जब आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया यहाँ पर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा वी होता। मैं बोल रहा हूँ जब आपने यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया एक्चुअल कंडीशन में, तो हमें कुछ फॉल्ट मिल रही हैं कि यहाँ पर आई करंट आ रहा था, जो पूरा का पूरा आई करंट तो इस रेजिस्टेंस में गया ही नहीं, बल्कि देख रहे हैं ना, ये जो आई करंट जा रहा था इसमें से कुछ करंट तो इस तरफ चला गया है आई डैश,
एंड रेस्ट ऑफ द करंट जो है I माइनस आई डैश वो इस वाले रेजिस्टेंस R में गया है, ठीक है ना? बताइए। Yes, ओके, sir. अब यहाँ पर आपको Yes, sir. प्रॉब्लम दिख रही है कि वोल्ट मीटर रीडिंग क्या देने वाला है, तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, इन दोनों पॉइंट की नेमिंग भी कर देता हूं मैं, लेट दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। तो वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगी, V डैश मैंने बोल दिया है, V डैश किसके इक्वल होगा, तो VP माइनस VQ। वोल्ट मीटर क्या रीड करता है, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली, जिनके बीच में हम उसको कनेक्ट करते हैं। VP माइनस VQ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मैं लिख के दिखा रहा हूँ कि आपको क्लियर है क्या हो रहा है। VP माइनस VQ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I डैश इंटू RV, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RV है तो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है? Yes, बोलो भाई। yes, VP sir. माइनस VQ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I माइनस आई डैश इंटू R, ऐसे भी लिख सकता हूँ। जल्दी जल्दी बताओ, रिप्लाई करो जल्दी Yes, जल्दी भाई। Yes, sir. VP Sir. माइनस VQ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I इंटू R इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। yes, sir. रिडक्शन मेथड लगाइए, आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं Yes, ऊपर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो ये वाला जो टर्म मैंने लास्ट में आपको बताया है, इसमें RPQ को मैं अगर इलेबोरेट कर दूं तो दिस विल बी R इंटू RV अपॉन R प्लस RV। यही तो है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा दोनों रेजिस्टेंस का। बताइए, Yes. ठीक है ना? Yes, sir. अब ये Yes, जो sir. मैंने आपको Yes, sir. एक्सप्रेशन लिख कर दिखाया कि एक्चुअल रीडिंग होनी चाहिए थी I इंटू आर, बट अभी क्या है, I इंटू आर इंटू RV अपॉन R प्लस RV। तो रीडिंग में एरर कितनी है, एरर इन रीडिंग कितनी है, एरर लिखेंगे अगर, परसेंटेज एरर मैं लिख रहा हूं इन रीडिंग, तो वो इक्वल होगी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, ये होगी। तो वैल्यू रख दीजिए, V की जगह IR एंड V डैश की जगह दिस वैल्यू। आप जब रखेंगे तो R तीनों में कॉमन है, यहाँ पर ये बनेगा 1 माइनस V डैश बाई V, एंड V डैश बाई V का मतलब है ये V डैश का ये एक्सप्रेशन मैं यूज कर रहा हूँ, I से I कैंसिल होगा, RV अपॉन R प्लस RV इंटू 100। बताइए क्या ये परसेंटेज एरर दिख रही है आपको? Yes, बताइए, sir. ठीक है क्या? Yes, आपको ये Yes, परसेंटेज sir. एरर यहाँ पर मिलने वाली। अच्छा, अगर हम ऐसा, हम एक आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर होगा जो आपको 100% एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए क्या करना चाहिए हमको, बताइए? आरवी की क्या वैल्यू लेनी Are we चाहिए? infinite? infinite. आरवी इनफाइनाइट ले लें। अगर हम इनफाइनाइट ले लें तो आपको दिख रहा है ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, है ना? आप यहाँ पर लिमिट sir. पढ़ चुके हैं, आपको क्लियर है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लेने पर आपको जो परसेंटेज एरर मिलेगी वो 0 मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं फॉर आइडियल वोल्ट मीटर आरवी की वैल्यू आप जितनी हाई लेंगे, जितनी आप आरवी की वैल्यू जितनी हाई लेंगे, आपको जो एक्यूरेसी वो उतनी ही हाई मिलेगी। और आरवी की वैल्यू लिमिटिंग केस में अगर आप इनफाइनाइट ले लेंगे तो आपको इन दैट केस जो एक्यूरेसी है वो मैक्सिमम मिलेगी। तो आइडियल वोल्ट मीटर गिव्स 100% एक्यूरेट रीडिंग। ये एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता है। आइडियल कुछ भी एग्जिस्ट करता है, बताओ? नहीं करता है। प्रैक्टिकली तो हम बात करेंगे तो हम जो एक्यूरेसी उसको हाई कर सकते हैं, बहुत हाई कर सकते हैं, आरवी की वैल्यू बहुत हाई लगाते 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 लगाते, बट इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो प्रैक्टिकली बात करें अगर, तो कुछ एरर तो रहेगी रहेगी। ये तो हमने एरर एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर पढ़ा है, एग्जैक्टली ट्रू रीडिंग तो कोई होती ही नहीं है ना। Yes, sir. चलिए देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। A galvanometer gives full scale deflection with 0.006 ampere current by connecting it to 4990 ohm resistance, and it can be converted into a voltmeter of range this if connected to a 2N by 249 ohm resistance. It becomes an ammeter of range 0.0 to 1.5 ampere.
द वैल्यू ऑफ n इज, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझने की कोशिश करिए, फिर सॉल्व करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट पता है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब आपको क्या पता है, इंफॉर्मेशन सारी देखिए, आपको IG पता है कितना, 0.006 एम्पियर, ठीक है क्या। अब इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो नहीं गिवन है, बट आपसे बोला जा रहा है कि जब हम इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक 4990 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, तो इन दैट केस हमें जो वोल्ट मीटर मिलता है उसकी रेंज कितनी हो जाती है, बताइए, उसकी रेंज कितनी हो जाती है, तो उसकी रेंज 0 से 30 वोल्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज का मतलब क्या हुआ, जब हम मैक्सिमम करंट फ्लो करा रहे हैं जिस इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट पे जो मैक्सिमम रीडिंग आएगी उसी की बात हो रही है। यस आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा है कि 30 वोल्ट इक्वल होगा IG इंटू 4990 प्लस G। आप यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय 0.006 कर सकते हैं, 4990 प्लस G आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ से G की वैल्यू मिलती हुई दिख रही है, बताइए ठीक है क्या। फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको G मिल गई। सेकंड केस में आपसे क्या बोला जा रहा है कि इफ कनेक्टेड टू अ 2n बाई, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे, इफ कनेक्टेड टू अ 2n बाई 249 ओम रेजिस्टेंस इट बिकम्स एन अमीटर ऑफ रेंज 1.5 एम्पियर। तो अब इस केस में जब आप इसको अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, इन दैट केस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस लगाते थे, बताइए। तो ये शंट Yes, sir. रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू है 2n/249। जी की वैल्यू आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल दी है। अब आपको यहाँ पर जो अमीटर है उसकी रेंज कितनी मिल रही है, ये है पूरा का पूरा अमीटर, ये वाला जो पार्ट है इसी को अमीटर बोलते हैं, बताइए। अब इस अमीटर की रेंज आपको कितनी मिल रही है, 1.5 एम्पियर। तो अगर यहाँ से 1.5 एम्पियर करंट आ रही है, तो आपको पता है कि हम क्या करते थे इस पॉइंट के बाद, तो मैंने बोला था आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो गैल्वेनोमीटर के शंट रेजिस्टेंस को निकालने वाला है, IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG इंटू जी। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर मान सकते हैं कि इधर IG करंट जा रहा होगा, इधर I माइनस IG जा रहा होगा, समझ पा रहे हैं कुछ। Yes, एंड sir. I इंटू जी Yes, sir. इक्वल होगा I माइनस IG इंटू शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 2n/249। I की वैल्यू 1.5 एम्पियर है, IG की वैल्यू 0.006 है, तो 0.006 इंटू जी की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में आपने निकाली है, I की वैल्यू 1.5 माइनस 0.006 इंटू 2n/249। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक अननोन है, यहाँ से आपको जो n मिलेगा वही आपका आंसर होने वाला है, ओके ठीक है। इस पॉइंट पे आपको 1.5 माइनस दिस मिल रहा है, आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना है, आप एकदम इसको करेक्टली सॉल्व करेंगे तब आपको वैल्यू इस फॉर्म में मिलने वाली है, ओके। देखिए क्वेश्चन, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। बैटरी ऑफ EMF 1.4 volt and internal resistance 2 ohm is connected and internal resistance 2 ohm is connected to a resistance of 100 ohm resistance through an ammeter. The resistance of a meter is 4/3 ohm. A voltmeter has also been connected to find the potential difference across the resistor. Draw the circuit diagram in first part. Second part में आपको बताना है the ammeter reads 0.02 ampere. What is the resistance of voltmeter? आपको ये बताना है। थर्ड पार्ट में आपको बताना है the voltmeter reads 1.10 volt. What is the error in reading? ठीक है, क्लियर। ओके, क्वेश्चन पढ़ Yes, लिया sir. आपने, देखिए Yes. करते हैं। पहले तो सर्किट में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हुए डायग्राम ड्रॉ करना है आपको कि भाई एक 1.4 वोल्ट की बैटरी थी, ये है बैटरी 1.4 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बैटरी का, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखा दिया है कितना, 2 ओम, इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम।
अब हमने यहाँ पर इसको एक 100 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। देन हमने एक अमीटर भी कनेक्ट कर रखा है, तो ये है एक अमीटर जो हमने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, अमीटर क्या करेगा, करंट को रीड करेगा जो इस 100 ओम के थ्रू पास हो रहा है, यही कर रहा है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज 4/3 ओम। अमीटर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4/3 ओम। वोल्टमीटर, a voltmeter has also been connected to find the potential difference across the resistor। अब across the resistor जो potential difference है उसको मेजर करना है हमको, इसको मेजर करने के लिए हमने एक वोल्टमीटर भी कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर इस तरह से, देख पा रहे हैं? बोलो बेटा, ये डायग्राम Yes, आपको sir. दिख रहा है। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना था, ड्रॉ द डायग्राम, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो यही है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो सेकंड पार्ट में हमको बोला जा रहा है द अमीटर रीड्स 0.02 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। अब अमीटर अगर 0.02 एम्पियर रीड कर रहा है तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस सर्किट के अंदर क्या करना है, आपको वोल्टमीटर का रीडिंग, वोल्टमीटर की अक्रॉस, यहाँ पर देखिए इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं अगर तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। क्यों निकालना चाहता हूँ, देखिए अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का निकाल दूं तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के बाद मैं करंट को लिख सकता हूँ E/R इक्विवेलेंट, लिख सकता हूँ ना, बताइए। Yes, sir. एंड वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हेल्प से मैंने टोटल करंट लिखी है, वो टोटल करंट ऐसे ही तो जा रही होगी, एंड वही टोटल करंट इस पूरे के पूरे, यही पूरी की पूरी करंट आपको अमीटर के अंदर से भी पास होती हुई मिलने वाली है। बोलो ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब इस केस में अमीटर क्या रीड करेगा, अमीटर तो वही रीड करेगा जो इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, इसके अंदर से आई फ्लो हो रहा है तो अमीटर आई रीड करने वाला है। बताइए ठीक है, ओके बेटा। Yes, तो sir. अभी यहाँ पर अमीटर की रीडिंग मुझे यहाँ पर इस पार्ट के अंदर 0.02 एम्पियर गिवन है, तो मुझे सिंपली आर इक्विवेलेंट चाहिए। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आर वी है, इसका वोल्ट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, तो आर वी इंटू 100 अपॉन आर वी प्लस 100, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। बताइए ठीक है ना, बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये एज्यूम कर रखा है। अब इसके साथ में 4/3 भी है, इसके साथ में 2 भी है, दिस इज द आर इक्विवेलेंट, ओके ठीक है ना। अब ये जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको दिख रही है वो वैल्यू यहाँ पर मैंने रखी, तो आर इक्विवेलेंट मुझे यहाँ से कितना मिल रहा है, E/I, E की वैल्यू है 1.4 एंड I की वैल्यू है अमीटर की रीडिंग, एंड अमीटर की रीडिंग है 0.02 एम्पियर। आर इक्विवेलेंट की ये वैल्यू यहाँ पे रख दी है 100 RV अपॉन RV प्लस 100 प्लस 6 प्लस 4 10/3 इज इक्वल टू 140। देखिए ऊपर क्या बनेगा 140 अपॉन 2 तो 70। बताइए ठीक है, ओके। Yes, sir. ये एक्सप्रेशन जो आपको मिल रहा है यहाँ से आपको दिख रहा है सिर्फ एक अननोन बचा है इक्वेशन के अंदर, वो है आरवी, यही आपका आंसर है सेकंड पार्ट का, हो जाएगा ना Yes, sir. क्लियर। थर्ड पार्ट में आपको क्या बताना है, थर्ड पार्ट में आपको बताना है एरर इन रीडिंग। क्या बताना है आपको, वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको पता है, जो रीड कर रहा है वोल्ट मीटर वो आपको पता है, तो एरर इन रीडिंग कितनी होगी। तो एरर इन रीडिंग कैसे निकालेंगे, सिंपली आपको पता है कि अगर आपको ट्रू रीडिंग पूछा जाए आपसे कि ट्रू रीडिंग कितनी होती, तो इन दैट केस आपको पता है कि ट्रू रीडिंग यहाँ पर जो होती है ना, ट्रू रीडिंग का मतलब हुआ कि आप इसको ऐसा सर्किट एक एज्यूम करके चलेंगे कि जब आइडियल वोल्ट मीटर आपने कनेक्ट किया होता तो आपको ट्रू रीडिंग मिलती। ट्रू रीडिंग कब मिलती है आपको, जब आपने एक आइडियल वोल्ट मीटर कनेक्ट किया होता है, एंड आइडियल वोल्ट मीटर क्या करता है, कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आप सिंपली इस केस में इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं वो रीडिंग होता, तो वी एक्चुअल क्या होना चाहिए था, तो वी एक्चुअल आप लिखेंगे कि लेट अगर यहाँ पर आई डैश करंट आ रही होती है, एक्चुअल केस में अब जो करंट है उसको मैंने आई डैश बोल दिया क्योंकि पहले वाले को आई मैंने माना है, तो अभी ट्रू रीडिंग जो होनी चाहिए थी वो आई डैश इंटू रेजिस्टेंस 100 ये होना चाहिए था,
बताइए क्या समझ पाए ये पॉइंट आप? Yes, sir. Yes, sir. I dash इज द करंट जो रेजिस्टेंस PQ के बीच में जो रेजिस्टेंस उसमें जा रहा है, तो एक्चुअल रीडिंग तो I dash इंटू 100 होती है ना। तो I dash कितना होता? I dash होता टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा होता, तो 1.4 वोल्ट की बैटरी है एंड रेजिस्टेंस कितना सर्किट का, तो 1.4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4/3 प्लस 2 इंटू 100, ये होना चाहिए था ट्रू रीडिंग, बट है कितनी? तो यहाँ पर जो रीड कर रहा है वोल्ट मीटर, रीडिंग एक्चुअल में जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 1.10 वोल्ट। तो ट्रू रीडिंग ये होनी चाहिए थी, है ये। तो एरर कितने की? तो आप परसेंटेज एरर लिख सकते हैं ना। बताइए आपको क्या बताना है, आपको रीडिंग में एरर बताना है, परसेंटेज तो नहीं बोला, आपको सिर्फ एरर पूछा है कि एरर कितनी होगी। तो एरर इन रीडिंग कितनी होगी? आप v माइनस वी डैश बता सकते हैं, ये आपका आंसर होगा, v डैश माइनस वी डैश माइनस वी। बोलिए ठीक है क्या? Yes, कोई sir. कंफ्यूजन है अगर किसी पॉइंट पे तो क्लियर करिए, पूछिए। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? -0.233 आ रहा है। Yes, sir. Sir. आंसर यस सर। Yes, sir. या सॉल्व करना पड़ेगा मुझे भी, आंसर मेरे पास नहीं है अभी इसका। प्रोसेस इसी को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जो आंसर अगर कैलकुलेटर सॉल्व किया तो सही आंसर है फिर, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक और हेडिंग हो सकती थी यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। तो हम दोनों चीजें कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सपोज हमें किसी सर्किट के अंदर ये एक रेजिस्टेंस गिवन था, इस रेजिस्टेंस में आने वाली जो करंट थी वो आई थी, ओके बेटा। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस था वो V था। तो बाय द ओम्स लॉ आपको पता है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती वो V/I होती, बताइए ठीक है ना। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती? V/I होती सिंपली। अगर सपोज करिए हमें कोई अननोन रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे सिंपली हम एक वोल्ट मीटर की हेल्प से वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस मेजर करेंगे एंड अमीटर की हेल्प से करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, देन यहाँ पर दोनों वैल्यूज को इस तरह से सॉल्व कर देंगे, देन हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। बताइए इज इट और नॉट? हो जाएगा ना ऐसा? कर यस सकते सर। हैं ना। प्रॉब्लम आएगी अभी एक, मतलब प्रोसेस सही है बट इसमें प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आने वाली है? क्योंकि आपको पता है आपके पास जो डिवाइसेस हैं वो आइडियल तो नहीं है, जनरल डिवाइसेस हैं और उनके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है, आइडियल केस नहीं है। तो आप यहाँ पर दो अरेंजमेंट बना सकते हैं। देखिए आप अगर देखें तो हमें एक अरेंजमेंट तो ऐसा दिख रहा है कि भाई ये रेजिस्टेंस था, इसमें हमें करंट को मेजर करना था, तो हमने एक अमीटर कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। अमीटर के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस मैंने RA कंसिडर कर लिया है। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करना था, तो हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैंने RV कंसिडर कर लिया है। देख पा रहे हैं? ओके है। Sure. Yes. यस सर। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब आपने यहाँ पे आने वाली करंट को I माना, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस I में से कुछ पार्ट तो वोल्ट मीटर में चला गया एंड जो रिमेनिंग पार्ट था I माइनस I डैश
सिर्फ वही रेजिस्टेंस में गया है ना, एंड देन वापस से दोनों करंट इस पॉइंट पे आकर के कंबाइन हुए और अमीटर में जो करंट गया वो आई गया। एक अरेंजमेंट हम ये बना सकते थे। दूसरा अरेंजमेंट मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, अगर इसमें देखें तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई आप यहाँ पर रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना ही है जो वोल्ट मीटर ने रीड किया है, बट रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही है उतनी करंट अमीटर नहीं मेजर कर रहा। अमीटर क्या मेजर कर रहा है, उससे ज्यादा करंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस में करंट जा रही है वो आई माइनस आई डैश है, तो अमीटर क्या मेजर कर रहा है, आई माइनस आई डैश से थोड़ा सा ज्यादा करंट मेजर करता है। ऐसा हो रहा है ना, बताइए। तो आप Yes. देख रहे हैं कि Yes. वोल्ट मीटर तो ट्रू रीडिंग दे रहा है, जो वोल्टेज था अक्रॉस द रेजिस्टेंस उतना ही, बट अमीटर की रीडिंग में फॉल्ट है, अमीटर की रीडिंग करेक्ट नहीं हो गई इस कॉन्टेक्स्ट में। एक प्रॉब्लम ये थी, तो हमने सोचा कि लेट चलो इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हमने सेकंड केस में डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इस तरह से। एक दूसरा अरेंजमेंट मैंने ऐसा बना दिया कि लेट ये जो रेजिस्टेंस था इसको मैंने ऐसे रखा, अमीटर को ऐसे कनेक्ट किया, एंड मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलिए यहाँ पर अमीटर की रीडिंग में फॉल्ट आ रही थी तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने इस बार वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ये है रेजिस्टेंस एंड अमीटर को मैंने अंदर ले लिया एंड दोनों के अक्रॉस ओवरऑल यहाँ पर मैंने एक वोल्ट, यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रखा है। अब बताइए, कांस्टेंट करंट सोर्स लेकर के मैं चल रहा हूँ, आई करंट यहाँ पे आ रही थी, अब आपको दिख रहा है अगेन इस पॉइंट पे आकर के आई डैश इधर जाएगा एंड आई माइनस आई डैश इधर जाएगा, ऐसा ही होगा ना। इस बार जितनी करंट इस रेजिस्टेंस आर में जा रही है एग्जैक्टली वही करंट ये वोल्ट मीटर मेजर करके देने वाला है, क्योंकि वोल्ट मीटर के अंदर भी उतनी ही करंट जा रही है जितनी की इस रेजिस्टेंस में जा रही थी। बताइए क्या समझ पा रहे हैं आप ये पॉइंट। Yes, sir. Yes. तो इस बार Yes. अमीटर की रीडिंग So, करेक्ट, अमीटर वही रीड कर रहा है जो रेजिस्टेंस के क्रॉस होना चाहिए। बट इस बार प्रॉब्लम क्या हुई वोल्ट मीटर के साथ, वोल्ट मीटर को क्या रीड करना था, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, बट वो मेजर क्या कर रहा है, वो तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। दैट मींस रेजिस्टेंस एज वेल एज ये अमीटर जो है इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर कर रहा है इस बार। समझ पा रहे हैं प्रॉब्लम। तो इस बार वोल्ट Yes. मीटर की जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं रही, इसकी रीडिंग इस बार एक्यूरेट नहीं। तो हमें दो अरेंजमेंट यहाँ पर दिखना है, हम दो ही अरेंजमेंट बना सकते थे एंड दोनों अरेंजमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में अमीटर की रीडिंग में फॉल्ट है, किसी में वोल्ट मीटर की रीडिंग में फॉल्ट है। तो हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, हमें इन दोनों में से वो प्रेफर करना चाहिए जो हमें मिनिमम एरर दे। एरर तो दोनों ही देने वाले हैं, बट मिनिमम एरर जिस केस में हमको मिल रही होगी हम वैसा अरेंजमेंट यहाँ पर बनाएं। तो आप पहले पॉइंट तो आप ये बोल सकते हैं कि बेसिकली दो यहाँ पर अरेंजमेंट पॉसिबल है, दोनों में कुछ एरर है, दोनों में से हम कौन सा कब प्रेफर करेंगे इसकी कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस ऑब्टेन करते हैं। समझिए क्या है कंडीशन। फर्स्ट केस में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर निकालना है। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर फर्स्ट केस में अगर मैं देखूं तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन फर्स्ट केस, अभी फर्स्ट केस को ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको यहाँ पे रिडक्शन मेथड लगा करके देखें। तो इन दोनों टोटल करंट आई आ रही थी एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर जो होगा वो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन किया जा सकता है एंड उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करेगा वोल्ट मीटर। तो दिस विल बी, अभी मैंने पीछे भी लिख के दिखाया था यहाँ पर ये वाला पॉइंट, पीछे मैंने आपको ये लिख के दिखाया था ना ये वाला पॉइंट, कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है कहाँ है भाई, वोल्ट मीटर की रीडिंग ये वाला पॉइंट क्या था, आई इंटू आरवी, आर आरवी अपॉन आर प्लस आरवी, वही वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वापस से। तो दिस इज आई इंटू आरवी अपॉन आर प्लस आरवी, ये होगी वोल्ट मीटर की रीडिंग। अमीटर की रीडिंग क्या है, रीडिंग ऑफ अमीटर इस केस में क्या है भाई, कुछ भी समझ पा रहे हैं yes, sir. पक्का। Yes. तो Yes, sir. रीडिंग ऑफ अमीटर क्या है, वो तो आई ही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेट अगर हमें निकालना होता, मैं आर डैश मान लूं कि लेट जो अननोन रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस आर है, कितना है आर, तो अभी हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, ये इसमें फ्लो होने वाली करंट पता चल, मतलब अमीटर की रीडिंग हमें पता चल गई आई, है ना। तो अगर हम यहाँ पर
देखें तो इस वाले रिलेशन से हमें वोल्ट मीटर और मीटर दोनों की रीडिंग पता चल गई। दोनों की वैल्यू की हेल्प से अगर मैं आर डैश लिखता तो कैसे लिखता, वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन अ मीटर रीडिंग। तो वोल्ट मीटर रीडिंग अपॉन अ मीटर रीडिंग आप कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, आर इंटू आर बी अपॉन आर प्लस आर बी। आपको जो कैलकुलेशन मिलती उसके अकॉर्डिंगली आप क्या बोलते हैं कि आर डैश की वैल्यू इतनी है ना। एक्चुअल में तो डिफरेंट है बट आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आर डैश इतना होता। ठीक है, Yes, sir. ओके। सेकंड केस के अकॉर्डिंगली अगर देखें आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वोल्ट मीटर मीटर की रीडिंग निकालने, देन वहां से अगर आर को फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो आपको रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो सेकंड केस में मिलेगा वो कितना होगा, देखिए रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको मिलने वाली है, कितनी मिलने वाली है, तो मैं बोल रहा हूँ वोल्ट मीटर रीड करेगा आई माइनस आई डैश इंटू आर प्लस आर ए। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इस ब्रांच के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने लिखा है, इसमें जाने वाली करंट एंड इस पूरी पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस आर प्लस आर ए था। आ गया, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. So, Yes, sir. ओके। देन रीडिंग ऑफ अमीटर, अमीटर की रीडिंग क्या है इस केस में, तो वो तो आई माइनस आई डैश है, देख सकते हैं आप। आप अगर कैलकुलेशन करते हैं रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है इस बार, आर प्लस आर ए मिलता है। तो जब आप इस तरह का अरेंजमेंट बना रहे हैं तो आपको आर डैश कितना दिख रहा है, आर प्लस आर ए। जब आप इस तरह का अरेंजमेंट बना रहे हैं तो आपको आर डैश कितना मिल रहा है, आर अपॉन आर आर बी अपॉन आर प्लस आर बी, ऐसा मिल रहा है। अब इनमें से कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। देखिए समझिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने पहला एग्जाम्पल एक लिया हुआ है, एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या लिया है। लेट आर की वैल्यू 100 ओम हो, आर ए की वैल्यू 2 ओम हो, आर वी की वैल्यू 2000 ओम हो। ओके, पहली वैल्यू मैंने ये कंसिडर की। तो इन दैट केस अगर फर्स्ट केस से हम आर डैश निकालते तो हमें क्या मिलता, सेकंड केस से हम आर डैश निकालते तो क्या मिलता। देखिए फर्स्ट केस से अगर हम आर डैश निकालते तो वो इक्वल होता 100 इंटू 2000। बस हम एकदम पहुंच गए अपने फाइनल पॉइंट पर। आपको ये मिलता आर डैश की वैल्यू, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ आर डैश की वैल्यू को। सुन रहे हैं ना बेटा मेरी बात, परेशान मत होइए, एकदम जो भी कंफ्यूजन आ रही क्लियर होने वाली है। 100 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 2100, यही है ना। तो आपको आर डैश की वैल्यू मिल रही है 95.23। मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है इसको। अगर आप सेकंड डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करते तो आपको आर डैश की वैल्यू आर प्लस आर ए कितनी मिलती, 102 ओम। कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है बताइए, दोनों। फर्स्ट अरेंजमेंट से आपको रीडिंग ये मिलती है, सेकंड अरेंजमेंट से आपको ये रीडिंग मिलती है। ट्रू रीडिंग कितनी होनी चाहिए थी, ट्रू रीडिंग तो 100 ओम ही है ना, हम इसी को तो मेजर कर रहे Yes, sir. yes, sir. हैं। किस केस में हमें आर डैश की वैल्यू ट्रू Second वैल्यू के case. Second वाले close मिल केस रही, में, Second सेकंड case. केस second वाले तो केस हमें में. सेकंड केस को प्रेफर करना चाहिए था, है ना अभी। ओके ठीक है, चलो मान लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल के अंदर देखिए क्या चेंजेस कर रहे हैं मैंने। 1 मिनट। इसमें मैंने आपसे बोला कि आर की वैल्यू मैंने 100 ओम ही ली हुई है। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 10 ओम कर दिया है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर भी बढ़ा हुआ है। दोनों ही मैंने चेंज किए हैं, देखिए दोनों ही मैंने चेंज किए हुए हैं। अब इस बार अगर देखें आर डैश कितना होता, तो आर डैश होता 100 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 5000। बताइए, इसको सॉल्व करता हूं मैं इस बार फिर से। कर क्या रहे हैं हम लोग बताइए, क्या आप कैच कर पा रहे हैं ये क्या हो रहा है। 5100, तो इस बार आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 98.03 है, लगभग 93.04। सेकंड केस के अकॉर्डिंगली अगर आप आर डैश निकालते तो ये आपको कितना मिलता है इस बार, 110 ओम। बताइए किसको, कौन सा अरेंजमेंट ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला। तो आपको ये दो एग्जांपल जो मैंने दिखाए उन दोनों एग्जांपल से देखिए क्या क्लियर हो रहा है
इसमें बहुत ही एक लॉजिकल पॉइंट आ गया है कि अगर आपको अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी थी, बट उसमें भी आपको ये थोड़ा सा रेंज पता है कि वो किस रेंज में है ना। अमीटर एंड वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंसेस की रेंज पता है कि वो कहां पर होंगे, अप्रोक्सीमेटली आपको कुछ पता था। तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर की वैल्यू आर के कंपेरेटिवली स्मॉल थी, मतलब मैं यहाँ पर इसके नीचे फाइनल इंप्रेशन लिख रहा हूं कि अगर RA is very smaller than resistance, unknown resistance, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेट आपको R की पता थी, तो मैं बोल रहा हूँ कि लेट अगर RA की वैल्यू R से बहुत कम है तो इन दैट केस आपको ये वाला मेथड प्रेफर करना चाहिए, सो दैट कि आप यहाँ पर डायरेक्टली देखेंगे कि R डैश की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल आएगी ना। ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, अगर sir. अगर RA की वैल्यू सॉरी RA नहीं, सेकंड केस की मैं बात करूं, अगर RV की वैल्यू से बहुत स्मॉल है यार, मतलब अगर यहाँ पे ये वाला केस चल रहा है, देखिए RV की वैल्यू मैंने बोल दिया बहुत लार्ज है एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ R, तो इन दैट केस डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आप अप्रोक्सीमेटली RV ले सकते हैं, सिंपली ले सकते हैं। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको R डैश की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली R मिलेगी, लेकिन कब, जब आपने ये कंडीशन लगाई। तो अगर आपको वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस के कंपेरेटिवली वो जो अननोन रेजिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल पता है, तो आपको फर्स्ट वाला अरेंजमेंट बनाना चाहिए। एंड अगर अमीटर है आपके पास एंड अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कम्पेयर टू आर, तो आपको सेकंड वाला अरेंजमेंट प्रेफर करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ओके। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है व्हीट स्टोन ब्रिज। समझिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। मैंने एक इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है। देखिए मैंने एक इस तरह का अरेंजमेंट बनाया हुआ है यहाँ पर, R1, R2, R3, R4, ये चार रेजिस्टेंस लिए हुए हैं पॉइंट A, B, C, D, ये चार पॉइंट्स थे। अब मैंने क्या किया, इस फ्रेम के एक डायगोनल के क्रॉस, ये जो डायगोनल आप देख रहे हैं, इस डायगोनल के क्रॉस मैंने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, बट मैंने बाहर से दिखाया सो दैट आपको थोड़ा सा डायग्राम क्लियर दिखे। देखिए मैंने ऐसा एक अरेंजमेंट बनाया है ना, डायगोनल के क्रॉस ही कनेक्ट किया ना, A एंड B तो डायगोनल पे है दोनों पॉइंट। देन C एंड D, ये दोनों जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। क्या किया मैंने, एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है बेटा। अभी क्या हो रहा है, इस तरह का अरेंजमेंट हमने बनाया हुआ, गैल्वेनोमीटर आइडियल नहीं है अभी यहाँ पर इस पार्ट में, तो कुछ करंट इसके अंदर से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर से फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर से कुछ करंट फ्लो होगा, सो दैट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। ठीक है बेटा, बताइए क्या हो रहा है, गैल्वेनोमीटर Yes. में कुछ डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। लेट अगर हम इस सर्किट के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पे जो रेजिस्टेंस है उनको चेंज करने लगे, लेट मैंने यहाँ पर R2 जो दिख रहा है उसको मैं चेंज करने लगा। आप अगर R2 चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली पूरे के पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा होगा ना। सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा होगा यहाँ पर वो चेंज होगा टाइम के साथ। यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो चेंज होगा। अगर आप R2 को किसी भी रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो करंट तो चेंज होगा ही ना ओवरऑल। बताइए Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना, बोलो भाई जल्दी जल्दी। Yes, करंट sir. तो Yes, चेंज sir. होगा, करंट चेंज होगा तो उस करंट में से इस वाली ब्रांच में जो जाने वाला पार्ट था, टोटल करंट चेंज हुआ, सो दैट कि इस वाले गैल्वेनोमीटर वाले पार्ट में जाने वाला जो करंट था वो भी चेंज हो रहा होगा।
अब वो चेंज Yes, sir. कैसा होगा ये मुझे नहीं पता है। ऐसा हो सकता है कि मैं रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू को किसी वैल्यू से फर्दर बढ़ाने लगा, तो मैंने देखा कि करंट इसमें फ्लो होने वाला पहले से ज्यादा होने लगा, तो डिफ्लेक्शन और ज्यादा मुझे दिखने लगेगा यहाँ पे जो नीडल है उसमें, है ना। लेट पहले R2 की एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे अच्छा ऑप्शन एक एग्जांपल मैंने ले लिया। लेकिन R2 की वैल्यू जो थी पहले 10 ओम थी, मैंने अब R2 को लगातार बढ़ाना स्टार्ट किया, 10 से 10.5, 11, 11.5, 12, मैं R2 को बढ़ाने लगा, मैंने देखा डिफ्लेक्शन तो बढ़ने लगा यहाँ पर। ओके ठीक है, R2 को बढ़ाने से डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। अब मैं वापस से अगर R2 को कम करने लगूंगा तो क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन कम भी होना चाहिए। बताइए ठीक है ना। ओके, अरे बोलो हाँ या Yes, ना। sir. Yes, तो अब sir. मैं डिफ्लेक्शन हाँ. को कम कर रहा हूँ, 10 से 9.5 किया, 9.5 से 9 किया, 9 से 8.5 किया, लेट ऐसे मैं कम करता जा रहा था कॉन्टिन्यूसली। तो मैंने देखा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का कम हो रहा है। कम होते 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 एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन शो होने लगा, जीरो डिफ्लेक्शन रह गया। बताइए समझ पा रहे हैं। एक Yes, इंस्टेंट sir. ऐसा आ गया जब गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो दिख रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन वाला केस बन गया, ये वाला अरेंजमेंट बन गया। तो ये जो कंडीशन आपको दिख रही है जिसमें आप बोल रहे हैं कि नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में है, इसका मतलब हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तभी तो डिफ्लेक्शन जीरो होता है। हाँ या ना, Yes, sir. या तो हाँ या तो ना। हाँ. Yes, yes. कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इसका मतलब कोई करंट नहीं है। जब कोई करंट नहीं है तो इस स्टेट को हम बोलते हैं व्हेन गैल्वेनोमीटर shows null deflection, the bridge, the circuit is called, the circuit is called balanced Wheatstone bridge। क्या कहते हैं सर्किट को, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। एंड अंटिल अनलेस यहाँ पर आपको नल डिफ्लेक्शन नहीं मिला, तब तक इसको आप क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है सिंपली। ठीक है, अब जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन है हम उस केस की बात करें। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन के केस में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है किसी भी रेजिस्टेंस में, गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस है जी, किसी भी रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो कब नहीं होता है, कंडीशन याद करिए जल्दी से, कहां पर पढ़ा है, किसी भी रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इवन व्हेन, जब वो सर्किट में कनेक्टेड है तब भी। ऐसा कब होता है, जब उसके दोनों ही पॉइंट्स का, दोनों ही एंड्स का पोटेंशियल सेम हो, है ना। Yes, sir. तो इसका मतलब हुआ Yes, कि sir. अगर नल डिफ्लेक्शन है तो इस पॉइंट सी एंड इस पॉइंट डी दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होंगे, तो आप बोलेंगे Yes. इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन में, दैट मीन इन नल डिफ्लेक्शन केस पोटेंशियल एट पॉइंट सी इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल एट पॉइंट डी के। ओके ठीक है, डन। अब यहाँ पर मैं वापस से एक पॉइंट ले रहा हूँ कि लेट इस तरफ जो करंट जा रही थी वो I1 है, इस तरफ जो जाने वाली करंट है वो मैंने I1 कंसिडर की हुई, ये करंट देख पा रहे हैं, कलर Yes. दिख रहा है आपको I1। इस तरफ Yes. जाने वाली जो करंट Yes, है वो sir. मैंने I2 कंसिडर कर रखी है। अब देखो बेटा यहाँ पर अगर I1 करंट ऐसे जा रहा है इस तरफ तो कोई करंट गया ही नहीं, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा I1 करंट जो है वो ऐसे जाएगा इस पॉइंट पर, एंड किधर चला गया होगा, इस तरफ चला गया होगा। बताइए यही मतलब हुआ ना, Yes. बताइए भाई। Yes, sir. Yes, एंड sir. इधर जो I2 आया था वो पूरा पूरा I2 इधर गया होगा, ऐसे ही हुआ ना। देन कॉमन होकर के, कंबाइन होकर के ये पूरा पूरा I करंट लौट गया। अब पॉइंट ये है कि इस रेजिस्टेंस को देखें तो उसका एक एंड तो पोटेंशियल ए पे था ही, दूसरा एंड पोटेंशियल सी पे था। सी एंड डी दोनों पॉइंट्स के अगर पोटेंशियल इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए ना। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि Yes, भाई sir. VA माइनस VC इक्वल होगा VA माइनस VD के, ये एक इक्वेशन है। इसी तरह से यहाँ पर इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर VC माइनस VB, एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VD माइनस VB, ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तो ये भी मैंने लिख दिया है।
कि VC माइनस VB इक्वल होना चाहिए VD माइनस VB के। इक्वेशन नंबर 2। VA माइनस VC कितना है? VA माइनस VC कितना है? डायग्राम देख करके बताइए। बाय द ओम्स लॉ ये तो I1 इंटू R1 होगा। डायग्राम देख के बताइए। I1 इंटू Yes, R1 sir. होगा। Yes, sir. एंड VA माइनस VD क्या होगा? VA माइनस VD तो ये I2 इंटू R3 होगा। VC माइनस VD क्या? VC माइनस VB क्या होगा? VC माइनस VB, VC माइनस VB मतलब इसके अक्रॉस। तो बाय द ओम्स लॉ ये इक्वल होगा I1 इंटू R2 के। VD माइनस VB क्या होगा? तो ये I2 इंटू R4 होगा। यहां से I1 अपॉन I2 की वैल्यू इस वाले पार्ट से आपको दिख रही है I1 अपॉन I2। I2 अपॉन I1 की वैल्यू में लिख रहा हूँ। I2 अपॉन I1 इक्वल होगा R1 बाई R3। इस वाले पार्ट से I2 अपॉन I1 की वैल्यू लिखिए तो क्या होगा? R2 अपॉन R4। बताइए ठीक है क्या? तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या हो गई कि आपको ये जो रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं कनेक्टेड, इनके रेशियो इस तरह से इक्वल होंगे। R1 बाई R2 इक्वल होगा R3 बाई R4। जब ऐसी कंडीशन आपको बनती हुई कहीं पे दिखेगी आप बोलेंगे कि व्हीट स्टोन बैलेंस्ड है। बताइए ठीक है? ओके, कोई डाउट है यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर? No, sir. चलो ठीक सबसे है। पहला वाला पॉइंट बताओ एक बार बताओ। कौन सा पहला वाला पॉइंट बेटा? सर जब हमने VC इक्वल्स टू VD लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी नहीं फ्लो होगी और फिर करंट गैल्वेनोमीटर देखो अभी, देखो भाई, अगर ये एक रेजिस्टेंस था सर्किट के अंदर कनेक्टेड भी है एंड बस इसमें हमने देखा कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका क्या रीजन होना चाहिए? इसका डेल्टा क्या V रीजन होने? इसका मतलब सीधा सा है कि इसके दोनों ही एंड जो थे उनके पोटेंशियल सेम थे, तभी करंट नहीं फ्लो हुई। यस यही कंक्लूजन यहाँ पर ले लिया है, दोनों एंड के पोटेंशियल सेम है। ठीक है, यस नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर। इस सर्किट के अंदर जब आपने ऐसे R1, R2, R3, R4 ले रखे हैं, तो अब आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दिख रहा है कि भाई अगर हम देखें तो हमने अभी A एंड B के बीच में बैटरी लगाई थी एंड C एंड D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था। बताइए ऐसे ही किया था ना? हमें नल डिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, मैंने अरेंजमेंट को थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने बैटरी लगा दी अब इस बार C एंड D के बीच में। देख पा रहे हैं बेटा? बैटरी कहाँ पे लगाई है? C एंड D के बीच में। ये C है, ये D है। ऊपर वाले डायग्राम की ही बात कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. एंड गैल्वेनोमीटर कहाँ पे लगा दिया? A एंड D के बीच में। बाहर से दिखा रहे हैं, अंदर से दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट। कहाँ पर कनेक्ट किया है, किन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो A एंड B के बीच में अगर हम बैटरी को लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर को लगाएंगे तो ऐसा सर्किट बना। चेक करिए कि क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। तो आपको इसके लिए क्या चेक करना है कि व्हीट स्टोन बैलेंस्ड है क्या। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन की कंडीशन R1 बाई R3 इक्वल होना चाहिए R2 बाई R4, है तो अभी भी? बताइए, R1 बाई R2 इक्वल होना चाहिए R3 बाई R4, अभी भी है। इसका मतलब अगर हम किसी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर इस तरह के डायग्राम को देखिए, इस सर्किट के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस सर्किट के अंदर मैं बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दूं तो भी सर्किट में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है ना? मतलब आपको नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, मतलब आपको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ही मिलेगा। ठीक है, कोई इफेक्ट वाला पॉइंट नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको नल डिफ्लेक्शन ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, द पोजीशन ऑफ बैटरी एंड galvanometer can be interchanged wheatstone remains balanced, वो बैलेंस ही बना रहेगा। ओके, कोई डाउट बताइए? ठीक है, No, sir. No, sir. यस सर
नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने जो व्हीट स्टोन देखा है, उसके और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। देखिए कौन से, जैसे कि मैंने आपको एक ऐसा सर्किट बना करके दिखा दिया, R1, R2, R3, R4, R5, R6, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड था, R7, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, R8, देख पा रहे हैं। अब अगर यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस मैंने लिए हुए हैं, इफ R1 by R2 का रेशियो इक्वल हो R3 by R4 के इक्वल हो R5 by R6 के, देख पा रहे हैं? R1 by R2 का रेशियो R3 by R4 के इक्वल हो R5 by R6 के, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये भी व्हीट स्टोन का ये फॉर्म है। सिंपली केवल यहाँ पर क्या हुआ है, हमने यहाँ पर जो एक्सटेंशन कर दिया इसको हॉरिजॉन्टली। अब ऐसी कितनी भी और यहाँ पर ब्रांचेस हो सकती है साथ में, समझ पा रहे हैं ना? मतलब हम ऐसा भी एक सर्किट बना सकते थे, ये ये फिर ऐसे। तो ये क्या हुआ, हमने व्हीट स्टोन को हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर दिया है, समझ पा रहे हैं? तो इस केस में आपको ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इनमें कोई भी करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखेगा। एंड अगर इनमें कोई करंट फ्लो होता हुआ नहीं दिखेगा तो आप सिंपली बोलेंगे इफ दिस देन दिस इज horizontal extension of wheatstone and no current will flow through R7 and R8, एंड अगर R7 एंड R8 से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, बताइए? इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं? आप R7 एंड R8 को सर्किट से रिमूव कर सकते हैं, है ना? एंड आप R7 एंड R8 को अगर सर्किट से रिमूव कर देंगे तो देन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता तो वो आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर इसको रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो आप सर्किट में क्या बचा है, ऊपर एक ब्रांच है R1 R3 R5 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नीचे एक ब्रांच है R2 प्लस R4 प्लस R6 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो एक केस तो ये था, ओके ठीक है भाई। एक ऐसे ही केस और हो सकता है, वर्टिकल एक्सटेंशन ऑफ व्हीट स्टोन। व्हीट स्टोन कैसा नाम है इनका, बताओ? ये व्हीट स्टोन नाम क्यों है? एक जिन्होंने ये व्हीट स्टोन का नाम कॉन्सेप्ट दिया था उनका सरनेम ही व्हीट स्टोन था, है ना? तो वही नाम है इस सर्किट का। देखिए अगला डायग्राम देखिए, मैंने ऐसा एक सर्किट दिखा दिया आपको।
R1, R2, R3, R4, R5, R6, देखिए ऐसा सर्किट बनाया हुआ मैंने। यहाँ पर ये R7 है, ये R8 है। मैंने आपसे बोला अगेन इस सर्किट के अंदर इफ R1 बाय R2 इक्वल हो R3 बाई R4 के इक्वल हो R5 बाई R6 के, समझ पा रहे हैं? तो इन दैट केस अगेन ये वर्टिकल एक्सटेंशन है दिस टाइम, एंड क्या मैंने बताया क्या है, ये वर्टिकल एक्सटेंशन है, देन नो करंट विल फ्लो through R7 and R8, and hence you can remove these two resistances. and अगर आप इन दोनों को रिमूव कर देंगे तो आपको सर्किट बहुत ही इजीली ये सॉल्व होता हुआ दिखेगा। आपने अगर इन दोनों को रिमूव कर दिया R7 एंड R8 को, तो आपको सर्किट ऐसा दिखने लगा। अब आपको क्या दिख रहा है, R1 R2 को सीरीज, R3 R4 सीरीज, R5 R6 सीरीज, देन तीनों पैरेलल, ऐसा आपको एक सर्किट मिल जाएगा। बताइए ठीक है? यस सर। कोई डाउट है इसमें?